काला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी और देख लीजिए किस तरह के संकेत है। 35 अंक ऊपर है एसजीएक्स निफ्टी, 50 अंक था, थोड़ा निचे आया लेकिन फिर भी बढ़िया है, बेहतरीन है, फर्स्ट क्लास है। 9,900 के पार खुलेंगे, लाइफ टाइम हाई पर खुलेंगे, ये संकेत तो कम से कम आते दिख रहे हैं सिंगापुर से। आइए देख लेते हैं एशियाई बाजारों का क्या हाल है। जापान में है आज छुट्टी, निक्केई है बंद, लेकिन बाकी बाजार जो खुले हैं वो है मजबूत। खासतौर से हांगकांग में देखिए 150 अंकों का बड़ा उछाल, आधा % की मजबूती। शंघाई से हमें फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी चाल अलग चलता है। कोरिया, ताइवान और सिंगापुर देख लीजिए, ये किस तरह से कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, सब के सब हरे निशान में, मामूली ही सही। और ये तेजी आई है पूरी की पूरी तरह से इंपोर्ट हुई है अमेरिका से, क्योंकि शुक्रवार देर शाम अमेरिकी बाजार आखिरी 1 घंटे में क्या तेज दौड़ लगाते हुए नजर आए और दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद हुए। 85 अंकों की मजबूती के साथ डाउ में तेजी देखने को मिली है और नैस्डैक वगैरह देखिए ये सब लाइफ टाइम हाई जड़ते हुए नजर आए। तो पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट्स का माहौल है चुस्त दुरुस्त और उसका फायदा उठाने के लिए भारतीय बाजार हैं पूरी तरह से तैयार। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन हुआ है और होने वाला है उन पर बात की जाए। नंबर्स आने वाले हैं आज एसीसी के और नतीजों के पहले राय हमारे एक्सपर्ट्स की खरीदारी की तरफ आती हुई दिख रही है। अविनाश जी ने भी कहा है और एक और एसीसी गौरव जी भी कॉल देते दिख रहे हैं एसीसी पर खरीदारी करने के लिहाज से। वागले साहब, एसीसी और हेडलबर्ग ये दो तो रिकमेंड हो चुके हैं, लेकिन इनके अलावा क्या कहीं कोई और सीमेंट स्टॉक आपको दिख रहा है जहां पर एक अच्छी तेजी बन सकती है? पैटर्न वाइज अनिल जी एसीसी इज द बेस्ट। एसीसी बेस्ट है, दिमाग नहीं ब्रेकआउट इतना अच्छा ब्रेकआउट जो आई थिंक गौरव ने कहा, मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। तो आई थिंक मैं उसी के साथ जाना चाहूँगा। चलिए, तो एसीसी के ऊपर बुलिश है। अच्छा, अल्ट्राटेक के नंबर्स कल आने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा कि अगर एसीसी अच्छे नंबर्स पेश करे तो अल्ट्राटेक का परफॉर्मेंस किस तरह से बाजार उम्मीद करने लगेगा कि आगे आएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये शेयर भी देखिए इस हफ्ते रडार पर रहेगा, क्योंकि एजीएम है इसकी शुक्रवार को और इस एजीएम को लेकर काफ़ी उत्सुकता बनी हुई है। क्या ज़बरदस्त तेजी इसने देखिए फ्राइडे को भी सेकेंड हाफ में दिखाई है। बागले साहब, रिलायंस इंडस्ट्रीज ये बताइए और बढ़ सकता है क्या? मुझे लगता है आई थिंक 1550 1560 का मैंने टारगेट की बात की थी, वो तो ट्रेडिंग टारगेट था, बट बिल्कुल और बढ़ सकता है। शायद एक हाथ कंसोलिडेशन का हफ्ता देखने को मिलेगा मुझे लगता है, लेकिन ये सूनर देन लेटर 1600 के पार जाएगा। 1630 1640 का मेरा इसका अगला टारगेट होगा। ऑन द डाउन साइड जब तक ये एज अ ट्रेड 1450 के ऊपर रहता है मैं इसमें बहुत कंफर्टेबल हूँ। ओके, लेकिन जब रिलायंस की बात हो रही है तो ये ध्यान रखें कि एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हम आपको बताते हैं, अब तो आपको याद भी हो गया होगा, फिर भी हमारा बताना जरूरी है। सीएनबीसी आवाज़ जो आपका पसंदीदा चैनल है, जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का हिस्सा और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का स्वामित्व और प्रबंधन है रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में। तो ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जब भी आप रिलायंस पर कोई भी खबर देखें, सुने, पढ़ें, कोई भी रिकमेंडेशन हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से देखें, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में इंटरेस्ट हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पारी की, देख लेते हैं प्री ओपनिंग सेशन में किस तरह के संकेत आ रहे हैं। पहली टिक के साथ 44 अंक 300 अंक ऊपर है सेंसेक्स, 38 अंक नीचे निफ्टी है। तो सेंसेक्स और निफ्टी अलग अलग दिशा में चलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अब सेंसेक्स 125 अंक ऊपर, निफ्टी है 25 अंक नीचे। कौन से स्टॉक सेक्शन में दिख रहे हैं? इंडसइंड बैंक 6% नीचे दिख रहा है शुरुआती टिक में और यही वजह कि शायद निफ्टी नीचे नजर आ रहा है। एचडीएफसी 3% नीचे, अदानी पोर्ट 3% नीचे, भारतीय एयरटेल अब 9% ऊपर दिख रहा है। तो कुछ इंटरेस्टिंग मूव्स आते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त रुपया मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है, 64.45 के मुकाबले में 11 पैसे की मजबूती के साथ 64.34 पर खुलता हुआ दिख रहा है। तो रुपए में अच्छी मजबूती होती दिख रही। पहले लग रहा था कि 65 की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अब फिर से मजबूत होकर 64 की तरफ करेंसी मार्केट में एक्शन होता हुआ आपको नजर आएगा। ये एक अच्छा संकेत है। आइए एक और स्टॉक पर फोकस करें जो कल एक्शन में रहने, कल तो दिन है रिजल्ट का, लेकिन एक्शन तो शुरू हो चुका है, वो है एचयूएल। और हम लगातार पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि आईटीसी से स्विच आप एचयूएल में कीजिए। एचयूएल में कल रिजल्ट आने वाले हैं, उम्मीद है कि 2.5% के आसपास की बढ़त दिखेगी आपको। आय में मुनाफा थोड़ा सा घट सकता है 1%, 1161 करोड़ के आसपास रहने की उम्मीद है, 20% के आसपास के मार्जिन। लेकिन लीवर में जिस तरह की मजबूती हुई पिछले कुछ दिनों में, वागले साहब मन है खरीदने का रिजल्ट से पहले? आज और कल रिजल्ट के पहले एक एक्शन आ सकता है, कितना ऊपर जा सकता है? अनिल जी, मैं नॉर्मली रिजल्ट के पहले अवॉइड करता हूं क्योंकि वो वोलेटिलिटी में ये हो सकता है, लेकिन एक अहम लेवल 1120 1130 का जो क्रॉस किया है उसके ऊपर 1120 की मैं बात करूंगा। 1120 1220 ये अगले कुछ हफ्तों का रेंज है। तो मुझे लगता है सूनर देन लेटर ये स्टॉक 1200 के ऊपर जाना चाहिए एज अ ट्रेड 2 से 3 हफ्तों में। ओके, तो इस पर रखिए नज़र, कल परिणाम है। नज़र रखिए मैक्स फाइनेंशियल्स के ऊपर भी। मैक्स फाइनेंशियल्स की आज एक बोर्ड बैठक है। एचडीएफसी लाइफ के विलय को लेकर क्या उम्मीदें हैं सर? बहुत दिनों से खबरों में तो है ये शेयर, कभी होता है कि होगा, कभी कहते हैं नहीं होगा,
क्या क्या अपेक्षाएं हैं अब आपकी और इन दोनों स्टॉक्स, इस शेयर पर और HDFC पर क्या रहा है ये भी बताइए। नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक मार्केट्स क्लोजली अवेट करेगा मैनेजमेंट की कमेंट्री को कि ये मर्जर जो पहले प्रपोज किया था ये कभी होगा, क्योंकि काफ़ी हद तक रेगुलेटरी हर्डल्स इस मर्जर को स्लो कर रही थी। तो मेरे ख्याल से ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, और इसका जो आने वाले दिनों में जो HDFC स्टैंडर्ड का जो IPO है वो भी मेरे ख्याल से मार्केट्स कीनली वेट करेगा। यहाँ पे डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ अनाउंसमेंट आता है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली HDFC में तो अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, थोड़ा बहुत वैल्यू अनलॉकिंग के लिए भी जगह रहेगी। तो मेरे ख्याल से ये बातों के बाद ही स्टॉक में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिलेगी। अंदाज़ा है कि इस मीटिंग में डेफिनेटली इन बातों पर डेफिनेटली कोई डिसीजन फ्रक्टिफाई होगा। नहीं, आज एक्चुअली मेरे ख्याल से ये पता चल जाना चाहिए कि इनका HDFC अर्गो के साथ विलय हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब दो ऑप्शन है, एक तो ये कि विलय होगा तब तो ये शेयर बढ़ जाएगा, विलय नहीं होगा तो इस शेयर को गिरना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और अंदाजा पहले यही था कि विलय थोड़ा मामला खटाई में है, लेकिन कल शुक्रवार को आप देखिए, शुक्रवार का चार्ट दिखाइए मैक्स फाइनेंशियल का, जो जिस सेकंड हाफ में जिस तरह की तेजी हुई, इसका मतलब क्लियर कट है, कोई तो ये मानकर खरीदारी करके गया कि इस बड़ी बैठक के पहले शुक्रवार का चार्ट लेकर आते हैं, तो 7 दिन का चार्ट दिखा देते हैं, तो उससे आपको अंदाजा लगेगा कि इस तरह से शुक्रवार को आखिरी घंटे में तेजी हुआ। अब अगर विलय नहीं होता है अविनाश, तो फिर ऑप्शन क्या है, IPO लाने का, राइट? वो मैक्स फाइनेंशियल सोचेगा। ऐसी सिचुएशन में मैक्स फाइनेंशियल में करना क्या चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से अगर हम स्टैंड अलोन बिजनेस भी देखें अनिल जी, तो डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा शॉर्ट टर्म में तो ये नेगेटिव सेंटिमेंट होगा अगर विलय नहीं होता है, तो डेफिनेटली इन द नियर टर्म इसमें डेफिनेटली बिकवाली देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा मर्जर कहा जा रहा था और काफ़ी कंसोलिडेशन कह रहा था इंडस्ट्री में होगा, बट अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में एक नेगेटिव होगा। चलिए, तो इस इवेंट के ऊपर हमारी नज़र साफ तौर पर बनी रहेगी और औरोबिंदो फार्मा पर भी नज़र बनी रहेगी। आप देखिए शुक्रवार को क्या ज़बरदस्त तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली। आज भी एक दवा है जिसको मंजूरी मिल सकती है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। औरोबिंदो फार्मा, गौरव जी बताइए किस तरह का डेटा आपको नज़र आ रहा है और क्या इसमें और तेजी हो सकती है आज? अब डेटा पॉजिटिव ही है, इसमें अगर आप देखें तो अच्छी खासी ऑप्शन में भी बाइंग हुई थी। 740 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट था इसके अंदर। काफ़ी ऑप्शन में अगर आप देखेंगे 720 740 कॉल ऑप्शन में अच्छी खासी कॉन्सेंट्रेशन थी, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है लगभग इसने। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से अब जो है 770 775 के लेवल्स आपको ये सीरीज के अंदर, ये वीक के अंदर ज़्यादा आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, तो औरोबिंदो फार्मा के लिए भी बड़ा अहम है मामला, जिसकी वजह से स्टॉक पिछले हफ्ते बड़ा एक्शन में रहा है। आज उनकी एक दवा है जिसे टेबलेट फॉर्म में मंजूरी मिल सकती है, वो दवा ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं ये अमेरिका में, और रेनवेला ड्रग नाम छोटे ही है। $500 मिलियन का मार्केट बताया जा रहा है, बड़ा मार्केट है। और लेकिन मुझे समझना ये है कि वागले साहब से थोड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि आपको दिल पे पत्थर रख के इसका जवाब देना होगा वागले साहब, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में ये खबर आने के बाद किस लेवल पर टॉप बनाएगा औरोबिंदो फार्मा, ये मैं जानना चाहता हूँ। अनिल जी 720 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लेके आप चलिए। हाँ। और मुझे लगता है ऑन द हायर साइड 770 780 में शायद इतना इजीली क्रॉस नहीं कर पाएगा। 580 600 रेंज में आपने कहा था ना बॉटम बन गया है। डिस्क्लोजर तो मुझे देने की जरूरत नहीं, जरूरत है, बिल्कुल है, बिल्कुल देना चाहिए। और मैं अगले कम से कम 2 साल तक इसको होल्ड करूंगा और मेरे टारगेट भी बोलता हूँ 1100 1200 ओरिजिनली था, अभी भी वही है। आएगा, जरूर आएगा सर, इंशाल्लाह बिल्कुल आना चाहिए। तो वागले साहब का पोर्टफोलियो का एक बेहतरीन सितारा ये है औरोबिंदो फार्मा। देखिए क्या तेजी, और सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक्स तो करेक्ट होंगे कभी भी किन्हीं भी खबरों पर, लेकिन जब 500 से 600 में मुझे अच्छे से याद है कि हम डिस्कस कर रहे थे कि बॉटम बन चुका है, बॉटम के नज़दीक है, वहाँ पर खरीदना चाहिए। तो ये आपके लिए स्टॉक जो एक्शन में एक और फार्मा स्टॉक स्ट्राइड साचुन, इसमें भी एक्शन देखने को मिला था शुक्रवार के दिन। अच्छी खबर आने की उम्मीद की जा रही है। इसमें भी एक जेनरिक अप्रूवल है एक दवा का, लोवेजा दवा, और इसमें भी देखिए $700 मिलियन $850 मिलियन का मार्केट साइज माना जा रहा है। क्या इसके डेटा बताइए गौरव जी, तेजी जितनी होनी थी पहले ही हो चुकी या और कुछ बाकी लगती है आपको? इंपॉर्टेंट लेवल स्ट्राइड साचुन के लिए क्या है?
मैं नहीं कहूँगा कि तेजी जितनी होनी थी उतनी हो चुकी है। एक अच्छा पार्ट जो अपसाइड का था वो हो चुका है। अब यहाँ पे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 1055 1060 का है। ये अगर पार करते हैं तो आपको फिर एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है 1110 1120 के लेवल के लिए। तो अभी जो फ्रेश बाइंग है वो मैं सलाह दूंगा, आप 1060 के ऊपर आप बाय कीजिए। 1045 का आपका स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में आपको 1100 के या 1120 के आपको लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके और एक स्टॉक है जहां पर एक्शन दिखना चाहिए आज के सेशन में दिग्गजों में, और वो है विप्रो। 20 जुलाई को विप्रो ने रखी है अपनी बोर्ड बैठक बायबैक पर विचार करने के लिए। विचार क्या, बायबैक तो करेंगी, उसके लिए 20 तारीख को बोर्ड बैठक। स्टॉक देखिए मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है, 2.3%। वागले साहब चार्ट्स पर सिग्नल है या इतना गैप से खुलेंगे तो फिर फिसल जाएगा? बेच दें वहाँ, जहाँ खुले वहीं बेच दें? वो भी मैं श्योर नहीं हूँ, बट मैं अच्छा। बाइंग तो नहीं करूंगा। अच्छा, बिकॉज बेसिक पैटर्न जो फ्राइडे को जिस तरह से क्लोज हुआ है वो पॉजिटिव नहीं था, तो ऊपर में मुझे नहीं लगता ये स्टॉक 275 इजीली क्रॉस करेगा। ऑन द डाउन साइड 255 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो ये 20 रुपए के दायरे में घूमता रहेगा। चलिए तो इस दायरे में नजर रखिएगा। आईटीसी 0.5% कमजोरी के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है। आज देखना होगा क्या फैसला लेता है जीएसटी काउंसिल। तो फिर आईटीसी नहीं, सिगरेट की दूसरी कंपनियों के ऊपर भी नजर रखिएगा। गॉडफ्रे फिलिप्स जैसी कंपनियां, गोल्डन टबैको, ये तमाम शेयर आज रडार पर रहेंगे सिगरेट वाले। अगर सेस बड़ा लगा तो दिक्कत की बात, नहीं लगा या बैठक टल जाए फिर से फैसला नहीं हो पाए तो फिर तेजी हो सकती है। तो इस इवेंट के ऊपर नजर रखिएगा। कर्नाटका बैंक 1.5% नीचे खुलने की तैयारी करता हुआ। एसीसी जैसे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे नतीजों से पहले। आईसीआईसीआई बैंक ये वो स्टॉक है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। सर इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बताइए वागले साहब। आईसीआईसीआई बैंक का क्या और तेजी हो सकती है इन स्तरों से? हेमंत, आई थिंक 295 को हमने थर्सडे को बात की थी, मुझे याद सही है तो, और मुझे लगता है वही एक सपोर्ट लेवल है 295 294। वो ऑन द डाउन साइड ब्रेक नहीं होना चाहिए। शायद थोड़ा सा 305 306 में स्ट्रगल करेगा, बट कुछ हफ्तों की बात करें तो मुझे लगता है 325 330 तक मेरा टारगेट होगा। तो यहाँ से भी मुझे एक 7-8% का ट्रेडिंग अपसाइड एक आध हफ्ते में लगता है। जेबार इंफ्रा ये एक और स्टॉक है, जरा गौरव इसके चार्ट्स देखिएगा और इसके वायदा कारोबार के डेटा देखिएगा, क्योंकि ये आज बैन में तो आ गया है लेकिन खबर अच्छी आई है इस स्टॉक के लिए, और वो ये कि हैदराबाद एयरपोर्ट में 49% हिस्सा एक फर्म खरीद सकती है। ये खबरें आ रही है और ये खबरें बड़ी प्रमुखता से आती हुई दिख रही है। बैन में क्या एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट दिखता है, ये 2% मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है। ये पॉजिटिव तो हो सकता है। यहाँ पे सपोर्ट्स के आसपास से अगर आप देखेंगे 18 से ही इसके अंदर एक अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बनी थी जब पिछली बार 20 के लेवल से छुए थे, 20-21 के लेवल, फिर वहाँ से अनवाइंडिंग शुरू हुई थी। मुझे लगता है कि आपको मोमेंटम देखने मिल सकता है, लेकिन 20 के कॉल ऑप्शन में काफ़ी अच्छी राइटिंग है। तो जब तक ये 20 पार नहीं करेगा तो मुझे थोड़ी दिक्कत लग रही है इसमें कि आप 10% या 15% के अपसाइड की अगर बात करें तो वो डिफिकल्ट होगी। हाँ, आज या 1-2 दिन के अंदर ये 19 से 1950 1960 तक जा सकता है, लेकिन जो रियल एक्शन है वो 20 के ऊपर होगा। टाटा स्टील पर भी देखकर बताइए गौरव किस तरह के पैटर्न्स यहाँ पर बने हैं। इस कंपनी ने ये जानकारी दी है कि रेलवे के साथ करार किया है, तो जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पहली बार इसने साइन किए इंडियन रेलवे के साथ, और ये शेयर तो ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाई रहा है। टाटा स्टील पैटर्न कैसा लग रहा है और क्या तेजी करना चाहेंगे? पैटर्न अच्छा है, पोजीशंस तो अभी भी लॉन्ग है। काफ़ी अर्से से मैं कहते आ रहा हूँ कि लॉन्ग रोल्स काफ़ी हो रहे हैं, साल भर से इसमें लॉन्ग रोल्स हो रहे हैं मैनी ऑफ द मेटल नेम्स में। लेकिन यहाँ पे मैं लूँगा तो मैं यहाँ पे इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। यहाँ पे हो सकता है एक बार 575 चैनल तक एक बार चला जाए, लेकिन रिस्क वर्ड मेरे हिसाब से उतनी फेवरेबल नहीं है जो मेरी ट्रेडिंग स्टाइल है उसके हिसाब से। लेकिन हाँ, अगर मेटल्स में देखा जाए तो हिंडाल को काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर ये 205 206 के लेवल सस्टेन करता है तो आपको यही सीरीज के अंदर 220 से 222 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। तो हिंडाल को ऐसा स्टॉक है जो आपके रेडर पे होना ही चाहिए। हिंडाल को अविनाश जी भी कह रहे हैं, अविनाश जी का भी एक्चुअली मैं भी वही देख रहा था कि शुक्रवार को खुला थोड़ा कमजोर था, लेकिन दिन के हाई पॉइंट पर जाकर हिंडाल को वागले साहब की भी गर्दन जिस तरह से हिल रही, बता ही दीजिए अब चार साहब भी। अनिल जी, अगर आपको ट्रेड लेना है तो टाटा स्टील शायद टायर हो चुका है ऊपर में बिटवीन टाटा स्टील एंड हिंडाल को बेटर है, फ्रेश मूव चालू हो गई है। हाँ, आप एक साल का व्यू लेते हैं तो कैसे पता किया आपने? एकदम मतलब एकदम परफेक्ट है आपका जजमेंट, एकदम परफेक्ट। सर आप थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। चलिए तो हिंडाल को पर रखिए नजर, ये स्टॉक भागने की तैयारी में एक्शन। अच्छा वागले साहब, एक ये सिंटेक्स भी बता दीजिए। लोग बड़े दुखी हैं, भले आपके पास चार्ट्स कम होंगे लेकिन ये ऐसे भागता है ऐसे गिरता, समझ नहीं आता। किसी दिन 10-15% ऊपर, किसी दिन 4% नीचे। शुक्रवार को बंद भी नीचे हुआ, ओपन इंटरेस्ट भी घटा थोड़ी, तो अनवाइंडिंग हुई है। लेवल्स इंपॉर्टेंट क्या है वो बताएं।
मुझे याद है आपने बुधवार या गुरुवार को इसकी बात हाँ, की बुधवार थी, को। लेकिन इसमें जैसे आपने कहा कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से वो डेटा एडजस्ट नहीं हुआ है। अभी मैं 35 के ऊपर जाने की वेट करूंगा। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, शायद इतना इजीली क्रॉस ना कर पाए। 30 के नीचे ये स्टॉक वीक हो सकता है। अच्छा, कैडला हेल्थ केयर के भी देख कर बताया, आज काफ़ी सारे फार्मा शेयर हैं जो फोकस में रहने वाले हैं, जैसे कि हम आपको बता रहे थे स्ट्राइड साशुन पर नज़र रखिएगा, औरोबिंदो फार्मा पर। कैडला हेल्थ केयर के लिए भी कुछ अच्छी खबरें आई हैं, इनको यूएस एफडीए से एक दवा के लिए अप्रूवल मिला है। कैडला में क्या अच्छी तेजी हो सकती है? और इनफैक्ट हेमंत, मेरा ये आज बाय इसमें है, कॉल में है। अच्छा, ओह हाँ, तो आपने तो कहा ही है कैडला आपको पसंद है। सीएससी, कैडला और चेन्नई पेट्रो आपको अच्छा लगता है। तो फिर एक बार राय गौरव से लेना चाहेंगे। गौरव, ये बताइए आपको क्या लगता है कितनी तेजी हो सकती है कैडला हेल्थ केयर में आज? मुझे लगता है एक बार ये 550 555 तक के लेवल्स इंट्राडे में टेस्ट कर सकते हैं। अगर वो सस्टेन होते हैं या उसके ऊपर क्लोजिंग अगर आती है तो हम एक नए रेंज की बात कर रहे हैं, तब ये ऑन द वे टुवर्ड्स 600 605 ये सीरीज के अंदर काफी पॉसिबल हो जाएगा। आज के लिए मुझे लग रहा है 555 के लेवल्स एक बार आ सकता है। 540 के करीब अगर मिलता है आपको तो आप बाय कर सकते हैं। 534 का इसमें स्टॉप लॉस होगा और 555 तक आपको इंट्राडे के लेवल्स आपको मिल सकते हैं। ओके गौरव, आपने सन फार्मा खरीदने की राय दी थी, राइट, आपकी पिक के तौर पर, जबकि सन फार्मा में ऐसा कुछ एक्शन अभी तक दिखा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कोई न कोई न्यूज़ को आप प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे सवाल थोड़ा घुमा कर पूछता हूँ, वो ये कि मुझे सन फार्मा में कोई कॉल ऑप्शन बताइए जो खरीदा जा सके। सन फार्मा में एक 600 कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं। ये इसमें रीजन से भी है कि इसमें अच्छी खासी वॉल्यूम्स होती हैं। ये वैसा स्टॉक नहीं जहाँ पे आपको हर स्ट्राइक्स पे अच्छी खासी वॉल्यूम्स देखने मिले। तो मेरे हिसाब से आप 600 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे मोमेंटम है मुझे लग रहा है 590 तक के लेवल्स आपको बहुत जल्दी देखने मिल सकते हैं। तो आप 600 का कॉल ऑप्शन लेंगे तो आपको अच्छा खासा मोमेंटम उसमें आपको देखने मिल सकता है। ओके, तो ये है राय आपके लिए। सन फार्मा में 600 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदिए। कॉल ऑप्शन में रिस्क कम है और चला तो लॉटरी है, तो इनको अगर अच्छी खबर आ गई तो आपका काम हो जाएगा, वो ज़्यादा बढ़िया है। और चाहे तो फिर फ्यूचर खरीदने तो जैसा गौरव ने राय दी है, स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लीजिएगा। अच्छा ओके, शुरुआत तो हम मजबूत खुलेंगे, लेकिन उतना दम नहीं दिख रहा जितना SGX निफ्टी में था। 22 अंक ऊपर दिख रहा है निफ्टी, और सेंसेक्स 33 अंक ऊपर ही दिख रहा है। तो 9,913 का जो हाई बनाया था हमने शुक्रवार को, उसके आसपास खुलने के संकेत है। पहली बात, बैंक निफ्टी जरूर पहली बार 24,000 के पार निकलेगा इतिहास में, यहाँ पर संकेत थोड़े ज़्यादा बेहतर है। 32,109 ये है हाई आपका सेंसेक्स का, इससे थोड़ा नीचे खुलेंगे तो देखते हैं खुलते ही हाई बनता है या नहीं बनता। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि बैंक निफ्टी में हाई बनेगा, ये संकेत तो साफ दिख रहे हैं। चलिए, कौन से स्टॉक सेक्शन में रहेंगे वो बता दूं आपको। ITC 0.5% कमजोर खुला है, लेकिन विप्रो चूंकि 20 तारीख को बोर्ड बैठक है बायबैक को लेकर 2.5% की मजबूती यहाँ पर हो। बड़े दिनों बाद ONGC में जान दिख रही है, कम से कम प्री ओपनिंग सेशन में तो मजबूत दिख रहा है। 1% ऊपर है, वेदांता 1% ऊपर है। ये स्टॉक्स थोड़े से एक्शन में खुल सकते हैं। आइए खबरों वाले स्टॉक्स बता दूं कौन से एक्शन में दिखेंगे, और उनमें एल्केम लैब्स 3.5%। IGL के लिए बहुत बढ़िया खबरें हैं, गुड़गांव में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और रिपोर्ट भी आई है सिटी की, ये 3% मजबूत खुलेगा। प्रकाश इंडस्ट्री यहाँ पर रिकमेंड करके गए हैं तुलसियान साहब, ये 2.5% मजबूत खुल रहा है। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर 18 अंक मजबूत खुला है निफ्टी, और सेंसेक्स 63 अंक मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। ये है पहली टिक। और इस बीच 9,910, जी हाँ, अभी तक निफ्टी ने नया हाई नहीं बनाया है, लेकिन बैंक निफ्टी ये रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। 24,000 का आंकड़ा बैंक निफ्टी पर लाइफ में पहली बार 24,018 का हाई बनाया है, तो 24,000 के पार निकलता हुआ बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के लिए आज फिर से हफ्ते के पहले दिन है, सेलिब्रेशन का माहौल, जश्न का माहौल। लेकिन निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के बेहद नजदीक 9,900 के करीब खुलता हुआ दिख रहा है। 55 अंकों की मजबूती आपको दिखेगी इस वक्त। सेंसेक्स में क्या है मजबूत? 2.5% के उछाल के साथ विप्रो टॉप गेनर, उसके ठीक पीछे है ल्यूपिन 1% मजबूत। टाटा मोटर्स में भी इतनी ही तेजी, इन्फोसिस 1% मजबूत, और सन फार्मा जो पिक दी है इस वक्त गौरव ने 1% मजबूत दिख रहा है ये स्टॉक भी। तो यहाँ पर तेजी, ACC नतीजों से पहले 1% मजबूत है, लेकिन विप्रो को छोड़कर एक भी स्टॉक ऐसा नहीं जो 1% से ज्यादा मजबूत हो। ITC 2% लुढ़कता हुआ यहाँ पर नुकसान आपको नजर आएगा। गेल में 0.5% का नुकसान, इंडसइंड बैंक भी थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखा। आइए वायदा कारोबार की तरफ, कौन से स्टॉक्स यहाँ पर एक्शन में? टाटा एलेक्सी 2.5% नीचे खुला है, देखना होगा। ITC 2% नीचे, गॉडफ्रे 2% नीचे, कर्नाटक कमजोर नतीजों के बाद 2% नीचे, मुथूट उज्जीवन जैसे शेयरों में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग। तो मजबूत क्या है? विप्रो
के अलावा केडिला 2% ऊपर, पीटीसी वागले साहब की पिक 1.5% मजबूत, आईजीएल 2% मजबूत, सीएससी वागले साहब की पिक 1% मजबूत, आईबुल रियल बैन में है लेकिन 1.25% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है, सिंटेक्स तेजी के साथ खुलता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो एक्शन में है तेजी की तरफ। 9,900 के नजदीक है निफ्टी, आज का अहम और निर्णायक लेवल, वहीं पर वक्त बिताने की कोशिश शुरुआती कारोबार में। हरे निशान के साथ कोशिश हुई है बाजारों के खुलने की, लेकिन नए लाइफ हाई अभी बनना बाकी है और 10,000 थोड़ा दूर नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो आज आईटीसी है जो सबसे ज्यादा प्रेशर बनाने का काम कर रहा है, वरना आज निफ्टी खुलते ही नया लाइफ हाई हो गया होता। और देखिए बाकी के सिगरेट की कंपनियां भी दबाव में हैं। जीएसटी की अहम बैठक जिसमें सेस लगाने के ऊपर, सिगरेट के ऊपर, तंबाकू के ऊपर विचार किया जा सकता है और इसीलिए आज देखिए गॉडफ्रे फिलिप्स और दूसरी कंपनियां, गोल्डन टबैको में इतना वॉल्यूम नहीं होता लेकिन गॉडफ्रे फिलिप्स में देखिए आप कारोबार नीचे की साइड होता हुआ। इसके अलावा हाल ही की लिस्टिंग्स जो शुक्रवार को कमज़ोर हुई थी, सीडीएसएल देखिए फिर से दबाव बनाता हुआ 10% की गिरावट शुक्रवार को देखी जा चुकी है, 2.5% नीचे। एयू फिनेंस यहाँ पर भी देखिए, एयू स्मॉल बैंक यहाँ पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। हुडको में भी कोई तेज़ी नहीं है, ये थोड़ा सा संभलने की कुछ कोशिश हो रही है, इनके ऊपर रखिएगा नज़र। साथ ही आप देखिए कई शेयर हैं जहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। आईजीएल सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ, सिटी ने बड़ा अपग्रेड भी दिया है, जिस तरह से गुड़गांवा में ये अब पाइप नेचुरल गैस का कामकाज शुरू करने वाले हैं। पीटीसी की तेजी पिछले हफ्ते की और बरकरार होती हुई 2% की मजबूती के साथ ये शेयर कारोबार कर रहा है और कैडला हेल्थ केयर में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का स्टॉक भी थोड़ा सा संभलता हुआ करीब 1% मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ। आईजीएल वागले साहब खरीद लें क्या? दिन के दौरान और अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, खबर तो इनके लिए काफ़ी बड़ी है और राहत की है, और तेजी हो सकती है क्या? हेमंत, ब्रेकआउट तो है, पोजिशनल कॉल पे के तौर पे मैं कंफर्टेबल रहूंगा। 1140 का स्टॉप लॉस होगा, एक 15 रुपए का रिस्क आप ले रहे 1.5% का, और 1220-1240 का पोजिशनल भी होगा, आजकल का नहीं, एक 3 से 4 दिन का। ओके, आज का टॉप गेनर वायदा कारोबार का आईजीएल सिटी की रिपोर्ट के बाद तेज दौड़ लगाता हुआ 1330 का बेहतरीन टारगेट यहां पर सिटी की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। विप्रो भी 265 पर खुला है। 265 पर खुलने के बाद गौरव क्या ट्रेड है विप्रो में? मुझे इसमें फिलहाल कोई ट्रेड लग नहीं रहा है। यहाँ पे जो बेस्ट ट्रेड वो हमेशा यही रहा है कि ऑप्शंस बेचिए, 275 या 280 का कॉल ऑप्शन, नीचे में 250 का पुट ऑप्शन, आप स्ट्रैंगल बेच के जाएंगे तो मुझे लगता है उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ट्रेंड यहाँ पे फिलहाल इंटैक्ट नहीं है तो मैं उसको एंटिसिपेट नहीं करना चाहूँगा मैं। मुझे याद आता है गुजरात गैस जैसे शेयरों पर ये पॉकेट आपको कैसी लगती है? क्योंकि देखिए किसी एक शहर में घुसने का अगर लाइसेंस मिलता है तो सिटी कहता है 155 रुपए का फायदा है प्रति शेयर का आईजीएल के लिए, और इस बार एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि आईजीएल के नतीजे भी बहुत ही शानदार आने वाले हैं पहली तिमाही के। तो आईजीएल वर्सेस गुजरात गैस, या दोनों अगर पसंद हो तो आप बताइए। नहीं, मेरे ख्याल से डेफिनेटली आईजीएल के लिए बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज है, क्योंकि गुड़गांव में अगर इनको परमिशन मिली है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी स्ट्रांग है। ऑलरेडी अगर हम बहुत पीएनजी और सीएनजी की बात करें तो दोनों ही सेगमेंट्स में अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। इन्होंने प्राइस इंक्रीज भी लिया है, तो मेरे ख्याल से इस क्वार्टर के नंबर तो ज़रूर अच्छे आएंगे, लेकिन पूरे साल का हमको लग रहा है कि FY18 और FY19 में कंसिस्टेंटली 16-17% की अर्निंग्स ग्रोथ लेके डेफिनेटली स्टॉक में और तेज़ी आ सकती है। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट इन द नियर टर्म आईजीएल फोकस में रहेगा, लेकिन बाकी जो गैस कंपनीज है जैसे महाराष्ट्र गैस है, गुजरात गैस है, हमको लग रहा है कि यहाँ पे भी डेफिनेटली आज आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। तो गैस स्टॉक्स पर रखिए नजर, यहाँ पर एक्शन देखने को मिल सकता है और एक्शन होता भी दिख रहा है। एल्केम लैब भी, जैसा वागले साहब कह रहे थे कि 1890 का टारगेट है ऊपर की तरफ का, तो 1845 तो पहुंच ही चुका है, यहाँ पर भी तेजी होती दिख रही है। डीसीबी भी लाल में देखिए बड़ा मफत लाल में अचानक से कुछ ब्लॉक डील आ रही थी कि हाँ वो हो गया, हिस्सेदारी बिक्री 13% ऊपर है वो स्टॉक उस ब्लॉक डील के बाद। 17% की तेजी मफत लाल इंडस्ट्रीज में। ये गलत है, एक्चुअली लोगों को सावधान रहना चाहिए, और वो ये कि सिर्फ और सिर्फ इंटर प्रमोटर ट्रांसफर है 6,85,000, जो हम सुबह टॉप 5 में भी आपको बता चुके हैं जब स्टॉक्स कवर किए थे। तो इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं हो रहा है जिसकी वजह से आपको तेजी करने का एक रीजन हो। तो मफतलाल इंडस्ट्रीज में अगर ये ट्रेड हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रमोटर से दूसरे प्रमोटर के पास जा रहा है, ये ध्यान रखें। नवीन फ्लोरिन बेच रहा है, नोसिल खरीद रहा है, इस तरह का कुछ मामला है। तो कुल मिलाकर इंटर प्रमोटर ट्रांसफर है, इसमें कहीं कोई, इसीलिए मैंने ट्रेड देखने के बाद भी कवर नहीं किया। मैंने कहा कि ये तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, क्या है कि कई बार हम
स्टॉक बोलना शुरू करते और लोग कूद पड़ते बिना सोचे समझे, नाम निकला ले लो। तो इसमें ले लो जैसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सावधान रही कंपनी। तो फंडामेंटल तो अविनाश जी जरा हाईलाइट कर दीजिए। बिल्कुल, इनफैक्ट ये इंटर प्रमोटर ट्रांसफ़र है और हमको लग रहा है कि तो ऊपरी लेवल पे जाके थोड़ा सा मुनाफा वसूली ज़रूर आएगा। बट मेरे ख्याल से आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए नवीन फ्लोरिन और नोसिल अगर किसी को लेना है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये दोनों ही काउंटर्स में अच्छी अपसाइड आएगी। बट डेफिनेटली इस न्यूज़ के कारण खरीदना ये शायद ठीक नहीं रहेगा। पीटीसी फिर से एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, दिन के हाई पॉइंट पर पहुंचा है और ओपन इंटरेस्ट तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक्शन शुरू पीटीसी में। वागले साहब तो खैर पहले से ही कह चुके हैं एक्शन होने वाला है। कितना 5,60,000 शेयर नए जुड़ गए सुबह सुबह, मतलब शुरुआती 5 मिनटों में ही एक्शन लोग भरपूर कर रहे हैं, तेज दौड़ लगाने के लिए तैयार है। वागले साहब के टारगेट्स में वापस लूँ क्योंकि उनकी राय तो खरीदारी की है, लेकिन पहले उससे पहले गौरव आप बता दीजिए टारगेट्स दिन के लिए क्या है पीटीसी में? ये एक बार के लिए जो सबसे मोमेंटम है, जो हिसाब से पोजीशंस बनी है, पॉसिबिलिटी है कि आपको एक बार 120, 120, 50, 21 के लेवल तक एक बार जा सकता है। तो यहाँ से और 2-3 रुपये की अपसाइड मोमेंटम पॉसिबल है यहाँ पे। तो इस पर रखिए नज़र, क्या ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। वागले साहब टारगेट एक बार रिवाइज करा दिए लोगों को। 132 के मेरे टारगेट से शायद आज ना आए, 1 से 2 दिन से आउटर साइड 3 दिन का व्यू है, लेकिन आज का जो लो है मुझे लगता है 116 का वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो आप सिर्फ 3 रुपए का रिस्क ले, अपसाइड 5, 7, 8, 10, 12 जैसे आपको खेलना है। तो आपके सारे पिक्स देखिए, पीटीसी, कैडिला, क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहे हैं। पीटीसी पर सर कोई फंडामेंटल व्यू आपका? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक इस क्वार्टर में होपफुली नंबर्स भी काफ़ी अच्छे आएंगे। प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी बड़ी प्रोविजनिंग की थी, बट जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है हमको लग रहा है कि नतीजे भी काफ़ी अच्छे आएंगे। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इवन एट द करंट लेवल हेमंत, अगर किसी को साल 1.5 साल का नजरिया लेना है, पोर्टफोलियो के लिए इंक्लूड करना है, तो ये डेफिनेटली अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा बेहतर। पीटीसी 120 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है और शुक्रवार के लाइफ टाइम हाई के आसपास आकर बाजार थोड़ा सा सोच रहा है कि ऊपर जाऊं कि नहीं जाऊं, थोड़ा इंतजार करूं, क्योंकि 9,913 का हाई है, 9,911-12 का आज का हाई बना है, तो लगभग उन्हीं लेवल पर पहुंचा है। और शुक्रवार को आपने देखा भी कि बैंक निफ्टी में 23,964 का जो हाई था वहां पहुंचा था। उसके बाद आज बैंक निफ्टी ने नया हाई लगाया। तो हो सकता है अगर यहीं आज मन बनाए और ना क्रॉस करे तो फिर कल के लिए तो संभावनाएं पूरी बन जाती है निफ्टी के लिए। चलिए 10,000 की तरफ, लेकिन इस वक्त नंबर अच्छा दिख रहा है 9909। निफ्टी का ये लेवल बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, इस वक्त यहाँ पर पहुँचता हुआ दिख रहा है। ओके, स्टॉक्स जो एक्शन में है खबरों की वजह से, उनमें डीसीबी 2% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है अच्छे नतीजे के बाद, और कर्नाटक बैंक यहाँ पर 1.5% का नुकसान है। गौरव, ये ट्रेड ठीक रहेगा क्या? डीसीबी लॉन्ग, कर्नाटक शॉर्ट, या ऐसा कोई पेयर बिठा सकते हैं इन दोनों में आप? मैं ज़्यादा का इसमें स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। वहाँ पे फिलहाल ये ट्रिगर नहीं हो रहा, तो मैं ये ट्रेड अभी फिलहाल सलाह नहीं दूंगा, उसमें बिठाना चाहिए। ओके, हुडको नीचे है, एयू स्मॉल फाइनेंस कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ, और सीडीएसएल में भी दबाव देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब ये शेयर वापस से थोड़ा सा प्रेशर में आते हुए। हेमंत, एक और स्टॉक जहां बड़ा एक्शन होता दिख रहा है वो है रिलायंस डिफेंस। पीटीसी के बाद टॉप गेनर। एक्चुअली शनिवार को वो यूएस अमेरिका में जो शुक्रवार को बड़ा एक्शन हुआ था, वो जो इन्होंने डिफेंस बिल पास किया था वो अब तक का हाईएस्ट डिफेंस बिल है। अविनाश, इस पर आप राय दीजिए। 685 बिलियन डॉलर का डिफेंस बिल इन्होंने पास किया, जो अब तक का हाईएस्ट, और चीन को उससे चिंताएं भी हो रही है। और उसमें एक चीज़ और उन्होंने बहुत क्लियरली कही कि हम हिंदुस्तान के साथ कोऑपरेशन बढ़ाने वाले हैं। तो यूएस नेवी के साथ जो रिलायंस डिफेंस का टाई अप है, अब बिजनेस कब आएगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन लगता है स्टॉक इसी खबर के दम पर भाग रहा है। ये खबर एक्चुअली बड़ी है, 685 बिलियन डॉलर का यूएस का डिफेंस, और उसमें स्पेशली हिंदुस्तान के साथ उनका फोकस, ये बताइए। नहीं, बिल्कुल, मेरे ख्याल से डेफिनेटली सेंटिमेंटली पॉजिटिव है। और डिफेंस स्टॉक्स में हमने देखा है कि जब भी ऐसे न्यूज़ फ्लो आते हैं तो अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। मेरे ख्याल से रिलायंस डिफेंस या बड़े प्लेयर्स जो बीएल कहे, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी अच्छी एक्शन आएगी। मेरे ख्याल से रिलायंस डिफेंस में ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको ने प्रोडक्ट लाइसेंसेस काफ़ी लिए, और इसका इम्पैक्ट आपको शायद आने वाले साल 1.5 साल में ज़रूर देखने को मिल सकता है। चलिए, तो इस पर रखिए नज़र, डिफेंस शेयरों पर रखिए नज़र, फोर्टिस पर भी रखिए नज़र। हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि ये शेयर प्रेशर में है, 200 रुपये के लेवल के आसपास से वागले साहब कह रहे थे इसे बेच दीजिए। वागले साहब, ये तो हर रोज़ गिर रहा है, ये बताइए और कितना गिर सकता है? सपोर्ट कहाँ पर नज़र आ रहा है आपको फोर्टिस के लिए?
हेमंत, एक एम लेवल जो कि 150 151 है, अगर वो ब्रेक करता है तो फिर ये 130 की तरफ जा सकता है। और आप सही कह रहे हैं क्योंकि इसमें कोई भी बाउंस बैक भी सब्सटेंशियल नहीं आया। पिछले 4 दिनों से जो बाउंस बैक था 65 के आसपास आके थक जाता है। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप। 65 में सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर। कर्नाटका बैंक के भी जल्दी से एक बार देख के बताइए चार्ट्स, क्योंकि नतीजे तो देखिए चौतरफा कमजोर हैं और जहां जहां कमजोर नंबर्स आ रहे हैं वहां बाजार पनिश भी बहुत मुझे इसमें सेल आ रहा है आज के 164 के स्टॉप लॉस से बेचे, और अगर ये 158 ब्रेक कर देता है तो ये सीधा 150 की तरफ की मूव की शुरुआत है। और इसमें बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं करना है, अभी बेचना है या बाउंस बैक पे बेचना है वो एक कॉल होगा, बट मुझे नहीं लगता ये स्टॉक 164 ब्रेक करेगा ऑन द अपसाइड। ओके, तो ये है कर्नाटक बैंक और डीसीबी भी। देखिए जो नतीजों के बाद तीनों ही स्टॉक लुढ़क गए। कर्नाटक बैंक तो खैर गिरना ही था, डीसीबी भी ऊपरी स्तरों पर खुल के जो सेल ऑन न्यूज़ प्रॉफिट बुकिंग हो गई। और तीसरा है ग्रो फाइनेंस, ये भी देखिए नतीजे इतने बुरे नहीं थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि स्टॉक अगर नतीजों के पहले, तो अब आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि कौन से स्टॉक्स, खाली ये नहीं कि ये नतीजे आने के बाद का क्या एक्शन होगा, नतीजे आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। और देखिए खुलते ही किस तरह से ये स्टॉक्स मुनाफा वसूली का शिकार होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक स्टॉक जो कहीं कोई कमजोरी के संकेत नहीं दे रहा है, बारिश का सीजन है, मॉनसून जोरदार देश भर में फैलता हुआ दिख रहा है, यूनाइटेड ब्रूरीज। ये स्टॉक देखिए जरा वागले साहब, कोई सिग्नल आया है? 0.25% स्टॉक ऊपर है, 4% ओपन इंटरेस्ट सुबह सुबह बढ़ा है यूनाइटेड ब्रूरीज के काउंटर पर। क्या हो रहा है देखिए, क्या चार्ट है देखिए, जहां खुला वहीं से धीमे धीमे पूरा सीढ़ियां बनाकर ऊपर की तरफ चल रहा है। तो क्या हुआ है अभी के अभी? जो कौन बोलता है इसे? कोई एनालिस्ट बोलता है? सुमित अभी के अभी इतना मुझे मतलब आपने जब चार्ट की वजह से या कंपनी के प्रोडक्ट की वजह से आप प्योरली ऑन द चार्ट्स या वीकेंड के बाद नहीं, और जैसे सुमित बोलता है मैं वैसे नहीं कहूंगा कि मैं लोगों के साथ जाके चार्ट चेक करता हूं, बट यस ऑन अ सीरियस लेवल नोट 820 के स्टॉप लॉस से बाय करें। अभी 8 आपने बात किया था तभी 825 था, ऑलरेडी वो 7 रुपए बढ़ गया है, लेकिन ये स्टॉक मुझे लगता है 860 865 तक पोजिशनल व्यू बढ़ता है अगले 3 से 4 दिनों में। वाओ, 865 तक का पोजिशनल व्यू खरीद कर चले यूनाइटेड ब्रूरीज। ये स्टॉक इन एक्शन, पकड़ में आता हुआ एक्शन और है, बहुत कुछ है स्क्रीन पर है। और वागले साहब भी तैयार है, थोड़ी मेहनत करेंगे बीच में, और गौरव जी हमारे साथ है, अविनाश जी भी। लेकिन उससे पहले बाजार के जाने माने दिग्गज और हमारे एक्सपर्ट उदयन मुखर्जी साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उदयन सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। 10,000 देखने का इंतजार है सर, स्क्रीन पर दिख जाएगा ना? दिखने का तो पूरा उम्मीद है अनिल, जैसे मोमेंटम है बाजार में अभी, तो अभी नियर टर्म के लिए तो इतना स्ट्रॉन्ग एक ब्रेकआउट हुआ है 95-9700 के कंसोलिडेशन के बाद कि 10,000 टच करने का पूरा उम्मीद है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जैसे मार्केट का रुख है वो देख के मुझे अभी थोड़ा सा डर लगने लगा है, क्योंकि अभी वो ब्लो आउट टाइप का मूवमेंट आने लगा है और मार्केट 10,000 को तोड़ के ऊपर जा सकता है। लेकिन क्या ये खरीदने का समय है या कॉशियस हो जाने का समय है, ये बारे में एक बार थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि अभी इतना मोमेंटम है और इतना बुलिशनेस सुनाई दे रहा है मार्केट में, तो मैं अभी थोड़ा सा केयरफुल हो जा रहा हूँ। सर कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आपको लगता है कि वैल्यूएशंस ओवर स्ट्रेच्ड हैं, और मार्केट जिन वैल्यूएशंस पर है आपको क्या लगता है करेक्शन अगर आता है तो कितना एट मैक्स हो सकता है वो? देखिए ये सब कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज के दिन में अभी आप पूछोगे करेक्शन क्यों होगा, तो लोगों का जो जवाब आएगा उस ट्रिगर से करेक्शन एक्चुअली बहुत ज्यादा होता नहीं है। एक तो सबसे टॉप में होगा वैल्यूएशन, लोग बोलेंगे देखिए 20 पी मल्टीपल पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, लेकिन मोमेंटम तोड़ने के लिए आप पिछले हिस्ट्री में वैल्यूएशन देख लीजिए, शायद ये पी मल्टीपल भी काफी नहीं है, सो सिर्फ वैल्यूएशन के लिए करेक्शन शायद नहीं होगा। दूसरा अर्निंग्स मार्केट तैयार है कि अगले 2 क्वार्टर अर्निंग्स उतना अच्छा खास नहीं होगा, लेकिन मार्केट का उम्मीद है कि उसके बाद होगा, तो अर्निंग्स के डिसअपॉइंटमेंट के चलते हुए भी मुझे लगता नहीं है बहुत बड़ा करेक्शन होगा। लेकिन करेक्शन अभी शायद ये वैल्यूएशन लेवल से जब आएगा इसका ट्रिगर कुछ और हो सकता है। देखिए जैसे आप ग्लोबली देख लीजिए, बॉन्ड डील्स काफी बढ़ने की एक मोमेंटम, वहां पे भी एक मूवमेंट आ रहा है कि बॉन्ड डील्स बढ़ते जा रहा है। ये अगर ऐसे रहा और 2-3 हफ्ते तो ग्लोबली एक ट्रिगर आ सकता है एक बड़ा करेक्शन होने के लिए।
अभी फिलहाल करेक्शन का रीजन दिख नहीं रहा है किसी को, इसीलिए सब लोग बोल रहे हैं कि ज्यादा करेक्शन क्यों होगा। लेकिन हमने पहले देखे हैं कि जैसे ऐसे माहौल हो जाता है कि करेक्शन का कोई वजह ही नहीं है और मैक्सिमम 2% करेक्शन होगा, जो रियलिटी है लास्ट 6 महीने का, तब थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि एक तरफा बाजार कभी नहीं चलता है और बहुत देर तक। बिल्कुल सर, आप तो 9,300 9,200 के लेवल से कह रहे थे कि लिक्विडिटी इतनी मजबूत है कि बाजार रुकने वाला नहीं है। और अब आप जब पहली बार सावधानी के संकेत दे रहे हैं तो दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये सावधानी सिर्फ उन ट्रेडर्स के लिए जो एफएनओ में ट्रेड करते हैं, लीवरेज पोजीशन बनाते हैं, या फिर इन्वेस्टर्स के लिए भी कि उन्हें बुक करना चाहिए? क्योंकि बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं, हमारे पास शेयर पड़े हैं, पुराने हैं, अच्छे प्रॉफिट में, या म्यूचुअल फंड में हमारे यूनिट्स में बड़ा पैसा बन रहा है पिछले 1-1.5 साल में, तो क्या उनको भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए? देखिए, मैं उल्टा कहूंगा, क्योंकि मार्केट में अभी आप प्राइस एक्शन देख लीजिए, वो प्राइस एक्शन में से कोई इतना संकेत तो नहीं आ रहा है कि इमीडिएटली ट्रेडर्स को बहुत बेयरिश बन जाना चाहिए। मैं कहूंगा कि ट्रेडर्स को आजकल के प्राइस एक्शन देख के तो काफी ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, क्योंकि मिड कैप प्राइस, लार्ज कैप्स के पार्टिसिपेशन और लीडरशिप, वॉल्यूम, सब कुछ देख के लग रहा है कि मार्केट अभी ऐसे कोई बेयरिश सिग्नल तो नहीं दे चुका है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मार्केट 10,000 से घूम जाएगा ही जाएगा, ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है। मार्केट यहां से 10,300-400 भी आराम से जा सकता है अगर ऐसे मोमेंटम रहा तो। मैं ये कह रहा हूं कि जिनको फ्रेश स्टॉक परचेज करना है, अभी आजकल के प्राइस एक्शन देखने के बाद मुझे लग रहा है कि बहुत ही गिने चुने स्टॉक्स या सेक्टर्स है जहां पे ये एंट्री प्राइस वाला लेवल है सही इन्वेस्टर्स के लिए। बेचने का डिसीजन दूसरा होता है अनिल। जो लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स है उनके लिए एक 5% करेक्शन भी कोई बड़ी बात नहीं होना चाहिए कि अरे मार्केट 10,000 पे है, एक करेक्शन आया और 9,500 पे मार्केट को ले गया, कोई बात नहीं। एक इन्वेस्टर के लिए वो तो 3-4 साल के लिए, 5 साल के लिए खरीद के बैठे हैं, उसके 5% से क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन फ्रेश खरीदने के लिए ये प्राइसेस ठीक नहीं है। सिर्फ कुछ सेक्टर्स में जैसे आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, ऐसे सेक्टर में थोड़ा सा वैल्यू है अभी, लेकिन उसमें ना खरीदने का वजह भी काफी है, तो उनको छोड़ के बाकी तो बहुत अच्छा वैल्यू मुझे कहीं नहीं दिख रहा है आजकल बाजार में। इस बीच दो बड़ी चीजें आपको बताना जरूरी। पहला तो ये कि सेंसेक्स और निफ्टी ने दिन के दौरान अभी अभी नए रिकॉर्ड बनाए हैं। तो सेंसेक्स और निफ्टी पर नया लाइफ टाइम हाई इंट्राडे के लिए आज से बनाए, निफ्टी में 2 पॉइंट से बनाए 9,915, ये है अब तक का नया रिकॉर्ड। सेंसेक्स ने बनाया है 32,113, जो पुराना रिकॉर्ड था 32,109 का, तो 4-5 पॉइंट से सेंसेक्स ने नया हाई बनाया है। बैंक निफ्टी का आज सुबह का हाई 24,018 का, वो तो है ही। ये तो हुई पॉजिटिव बात, लेकिन कुछ नेगेटिव बातें भी बताना जरूरी है जो बाजार में इस वक्त एक्शन होता दिख रहा है। पहला, मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में फिसलता हुआ दिख रहा है। तो मिड कैप शेयरों में, जैसा कि उदयन सर कह रहे थे, मुनाफा वसूली हावी होती दिख रही है। और एक मिड कैप स्टॉक जो काफी तेजी से फिसल रहा है वो है फोर्टिस हेल्थकेयर। 9% ये स्टॉक लुढ़क चुका है, 150 के लेवल के आसपास आता हुआ दिख रहा है। 4% यहाँ ओपन इंटरेस्ट बढ़ा। तो पिछले कुछ मिनटों में बड़ी तेज गिरावट इसमें हुई। दूसरी तेज गिरावट होती दिखी है कर्नाटक बैंक में, तीसरी तेज गिरावट होती दिखी है एचपीसीएल में। तो ये 3-4 स्टॉक ऐसे हैं, उज्जीवन, जो मिड कैप इंडेक्स पर दबाव बना रहे हैं। इन 4 स्टॉक की कमजोरी की वजह से यहां पर एकदम तेज गिरावट होती हुई दिख रही है। और फोर्टिस में वागले साहब ने बिल्कुल सही समय पर 3% नीचे था। जब हमने उनसे पूछा तो बताया कि यहाँ तो सर कौन सा लेवल आपने इंपॉर्टेंट बताया था, बताइए, और वो टूट गया है क्या? हाँ, आई थिंक 150 का लेवल की बात की थी। हाँ जी, मुझे लगता है क्या जोर से गिराया। और ये जो डील देखिए, हम कह रहे थे लगातार टीपीजी जब खरीदना नहीं चाहता तो फिर आईआईएच कैसे खरीदेगा। उन्होंने भी देखिए हाथ पीछे खींचे और अब ये शेयर में जो भी लीवरेज पोजीशन थी वो टूटती हुई नजर आ रही है। 7.5% नीचे, जब बाजार में नए लाइफ टाइम हाईज लग रहे हैं उस दिन ऐसा देखने को मिला है। सर उदयन सर, आप कह रहे थे आईटी फार्मा में ये पॉकेट थोड़ा अच्छी लग रही है। ये बताइए, इन दोनों के बीच में अगर किसी एक सेक्टर को चुनना हो तो वो कौन सा लगता है? गिने चुने फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में स्टॉक्स में कहूंगा, क्योंकि आईटी में ग्रोथ नहीं है। बहुत लोगों को इन्फोसिस का नंबर्स काफी पसंद आया, मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि उसने एक मार्जिन मैनेजमेंट एक्सरसाइज किया है इस क्वार्टर में, उसके कारण प्रॉफिट्स ठीक रहा है। लेकिन 2.5% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ कोई बड़ी बात नहीं है, गाइडेंस भी वो नहीं बढ़ा पाए। और टीसीएस जो सेक्टर के सबसे दिग्गज कंपनी है, उनका प्राइसिंग प्रेशर, मार्जिन परफॉर्मेंस, ये देख के मुझे लग रहा है कि अभी भी काफी डिफिकल्ट है रास्ता आईटी कंपनीज के लिए, और मैं आईटी कंपनीज में निवेश करना अभी बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा।
फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में मुझे देख के लग रहा है, खास करके जो एक दो कंपनी जैसे बायोकॉन और ऑरोबिंदो फार्मा का जो न्यूज बेस्ड बाउंस बैक हुआ है हाल में, वो देख के लग रहा है कि मार्केट अभी कह रहा है कि एक वैल्यूएशन बॉटम जैसा हो गया है फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में, क्योंकि ये स्टॉक्स लगातार एक तरफा जैसे गिरा था, सान ल्यूपिन जैसे कंपनीज वो, और सारे लोग बेरिश हो गए थे ये सेक्टर पे, वहां से एक बाउंस बैक हमने देखे हैं। मे बी कंसोलिडेशन होगा वहां पे, लेकिन अभी वो एक सिचुएशन हो गया बाजार में जब लोग कहेंगे कि वैल्यूएशन करेक्शन हो चुका है फार्मास्यूटिकल्स में। अभी वो समय आ गया, ऐसा नहीं कि पूरा सेक्टर अभी रिबाउंड होगा, अभी वो होमवर्क का टाइम आ गया कि आप बैठ के देखो कि कौन से स्टॉक्स में करेक्शन होने के बाद वैल्यूएशंस अच्छे हैं और उनमें प्राइस ट्रिगर्स है, आगे 1-2 साल अगर रुक सकते हैं तो अच्छा एप्रिसिएशन मिलने का। तो वो हंट शुरू हो गया फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में वैल्यू के लिए, जो पहले नहीं दिख रहा था। तो मैं कहूंगा अगर आपको वैल्यू ढूंढना है 2 साल के 2 इयर्स प्लस होराइजन के लिए, तो आपको फार्मा में मिलेगा, लेकिन आईटी में अभी कोई वैसे कोई बुलिश संकेत तो मुझे दिख नहीं रहा है ग्रोथ के हिसाब से। ओके, आईटी में फिलहाल ऐसी कोई वजह नहीं कि आप बड़ी तेजी करें, भले ही इन्फोसिस के नतीजे। विप्रो में जरूर एक बायबैक की खबर है जिसके चलते ये एकमात्र स्टॉक है जो थोड़ा हरे निशान में आज ट्रेड करता हुआ दिख रहा है विप्रो। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3% की मजबूती। 20 जुलाई को बोर्ड बैठक होगी और उसमें बायबैक पर विचार किया जाएगा। ये एक स्टॉक है जहां पर एक्शन आज भरपूर होता हुआ दिख रहा है। सीमेंट शेयरों के नतीजों की शुरुआत होगी उदयन सर आज से, और एसीसी अपने नतीजे आज पेश करेगा, कल अल्ट्राटेक है। क्या उम्मीद की जाए इस सेक्टर पर, क्या व्यू है आपका? देखिए, सीमेंट में कोई अगले इन्वेस्टर्स के लिए मैं कहूंगा कि अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन वहां पे जो अच्छे कंपनीज है उसमें काफी रैली हो चुका है, क्योंकि जैसे डालमिया भारत जैसे स्टॉक आप देख लीजिए जिसमें प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं क्योंकि उनका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, रीसेंट परफॉर्मेंस है, सब देखते हुए, लेकिन स्टॉक बहुत भाग चुका है। तो मैं कहूंगा कि सीमेंट अगर थोड़ा सा भी कैपेक्स साइकिल में टर्न आता है, जिसका उम्मीद है अगले साल से, मैं कहूंगा कि सीमेंट एक स्पेस है जहां पे आपको लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज है। 1-2 मिड कैप सीमेंट कंपनीज भी है जहां पे निवेश का एक केस बनाया जा सकता है। तो अभी वो माहौल है कि आप थोड़ा सा मार्केट का करेक्शन के लिए वेट करें, और अगर 3-4% भी करेक्शन आता है मार्केट में और आप कुछ सीमेंट स्टॉक्स में उससे ज़्यादा थोड़ा एक पुल बैक आता है, मैं कहूँगा सीमेंट एक क्षेत्र है जहाँ पे आपको एक्यूमुलेट करने का अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता है। चलिए, तो सीमेंट स्पेस पर रखिए नज़र। उदयन सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और आज अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। बाजार पर रखिए नज़र। लाइफ टाइम हाइज लगने के बाद थोड़ी सी कमजोरी अब बैंक निफ्टी में ऊपरी स्तरों से देखने को मिल रही है। इवन मिड कैप इंडेक्स देखिए 1/4% नीचे कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। फोर्टिस 8% नीचे, खराब नंबर्स के बाद कर्नाटका बैंक में 4% की गिरावट। HPCL में भी आज कमजोरी देखने को मिल रही। इसके चार्ट देखकर बताइए बात साहब, इसमें कमजोरी की शुरुआत अभी अभी हुई है, क्या ये कमजोरी और गहरा सकती है? क्या कहते हैं चार्ट? 385-390 का एक रेजिस्टेंस है जो ये पार नहीं कर पाया है, बट मैं नहीं समझता कि ये 360 के नीचे जाएगा। तो आपने अगर एज ए ट्रेड लिया है, आई थिंक पिछले 3-4 दिन पहले भी हमारी बात हुई थी, अराउंड 380-85 प्रॉफिट बुक करे, बट ऐसा कोई वीकनेस नहीं है कि आपको 7-10% डाउन मिलेगा। इतना मेरा व्यू बेरिश नहीं है। नीचे के लेवल में अभी भी 360-350 ये रेंज में मैं बाइंग की सलाह दूंगा। ओके, तो निचले स्तरों पर खरीदारी करें। चार्ट्स अभी बिगड़े नहीं, लेकिन क्या हेवल्स के चार्ट्स बिगड़ते हुए दिख रहे हैं वो अगले साहब? क्योंकि स्टॉक 1.5% कमजोर हैं और ओपन इंटरेस्ट 7.5% बढ़ा। देखिए, पीटीसी में तो आपकी वजह से बढ़ा है, डीसीबी नतीजों की वजह से बढ़ा। तीसरा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट गेनर है हेवल्स, जहां पर 3-3.25 लाख शेयर नए जुड़ गए और स्टॉक डे लो पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर शॉर्ट्स क्यों बन रहे हैं? क्या एक अहम लेवल ब्रेक हुआ है जी, हाँ, 471 का। और उसके ऊपर का आप स्टॉप लॉस लेके चलिए। मुझे लगता है ये स्टॉक 458 to 456 तक जा सकता है। 1 से 2 दिन का ये ट्रेड बनता है। शायद 58 to 456। ओके, शायद डी स्टॉकिंग का डर है बाजार को कि परिणाम एक्चुअली बुधवार को आने वाले हैं, तो लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं डी स्टॉकिंग के चलते कितने मार्जिन पर हिट पड़े, तो वही मार्केट में चल रहा है। तो नतीजों से पहले एक्शन वाला जो के पहले वाली जो इन्होंने सस्ते दामों में सेल की है, एग्जैक्टली, तो जो चैनल इन्वेंट्री क्लियर करी है ज्यादातर कंपनियों ने, तो मानकर यही चल रहा है मार्केट। और इसीलिए देखिए, अर्निंग से पहले जब भी कोई ऐसा शेयर आए तो जरूर देख लीजिए नतीजे कैसे आने वाले। वैसे हम आपको ज्यादातर बता देते हैं, तो ये वो एक्शन नतीजों से पहले वाला है जो आज नजर साफ तौर पर आ रहा है। ONGC आप कह रहे थे ऊपर है। दरअसल ONGC
को शायद वो प्रीमियम ना देना पड़े एचपीसीएल को, जिस प्रीमियम की पहले बात की जा रही थी, बाजार मानकर चल रहा था। और इसीलिए देखिए ओएनजीसी ऊपर है। और अभी मैं बागले साहब से कह रहा था एचपीसीएल कैसा नजर आ रहा है, तो एचपीसीएल में अगर वो प्रीमियम पर डील नहीं होगी तो फिर एचपीसीएल के लिए खराब खबर मानी जाएगी। ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ध्यान रखिए, ये कोई अभी तक जानकारी नहीं है, लेकिन इन्हीं रिपोर्ट्स के ऊपर ये दोनों ही स्टॉक इस समय एक्शन में आते हुए आप कैसे देख रहे हैं? पहले थी 40 से 50% तक का प्रीमियम भी देना पड़ सकता है ओएनजीसी को, और ओएनजीसी क्या जोर से गिरा। कैसे देख रहे हैं आप इन रिपोर्ट्स को? क्या व्यू बन रहा है इन दोनों पर? नहीं, मेरे ख्याल से ये तो अभी क्लियर नहीं है कि कितना प्रीमियम ओएनजीसी को देना पड़ेगा, बट एक बात तो सही है कि ओएनजीसी के साथ अगर एचपीसीएल का मर्जर होता है तो वैल्यू एडेड बिजनेस ऑयल मार्केटिंग का इनको मिलेगा और इनके लिए डेफिनेटली री रेटिंग के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। मेरे ख्याल से अगर वैल्यूएशन थोड़ा रीजनेबल भी रहेगा मेरे ख्याल से हेमंत, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव होना चाहिए ओएनजीसी के शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि अपस्ट्रीम से इनको डाउनस्ट्रीम में प्रेजेंस मिलेगा। तो ओवरऑल डेफिनेटली अगर किसी को कॉल लेना है तो ओएनजीसी को मेरे ख्याल से डेफिनेटली एक कॉन्ट्रैक्ट बाइंग के अपॉर्चुनिटी से खरीदना चाहिए। ओके, तो एचपीसीएल में वागले साहब अविनाश जी दोनों कॉन्ट्रा बाय करने के मूड में है। चलिए अच्छा है, तो इस स्टॉक में चल रिस्क कम है नीचे जाने की, ये तो साफ दिखा। लेकिन मिड कैप शेयरों में मामला थोड़ा बिगड़ता हुआ दिख रहा है। 1/4% का नुकसान अब मिड कैप इंडेक्स में है। निफ्टी निर्णायक लेवल 9,900 के आसपास वक्त बिताने की कोशिश कर रहे हैं। रस्साकशी चल रही है, तेजी और मंदी करने वाले दोनों ट्रेडर्स अभी तक तो हरे निशान में बने रहने में कामयाब। और आज की गिरावट इसलिए भी अहमियत रखती है, देखिए ग्लोबल मार्केट्स इतने मजबूत है, लेकिन उसके बावजूद बढ़ने वाले शेयरों की तादाद है 750 और गिरने वाले शेयरों की तादाद है 850। इससे आपको अंदाजा लगेगा। एक और स्टॉक जो कमजोर होने के लिए तैयार है, जस्ट डायल। आज मिड कैप शेयरों में जो गिरावट दिख रही है, और ये भी एक वो ऐसा शॉर्ट है, हाँ, गिरने में मतलब बड़ा आगे रहता है। तो क्या तैयार है टूटने के लिए? अगले साहब सही है शॉर्ट करने के लिए मौका? बिल्कुल, फ्राइडे का लो ब्रेक अभी अभी हो रहा है। ओके, लेकिन बात करते करते 3-4 रुपए वहां से गिरा, लेकिन लोअर लेवल्स ये स्टॉक दिखाई देगा। और मैं समझता हूँ इसमें अगर पोजिशनल व्यू ले तो ये 330 की तरफ की मूव है, मतलब यहाँ से भी मुझे 7-8% डाउन साइड। आज इंट्राडे होगा ये मैं कह नहीं सकता, बट 2 से 3 दिन में मुझे अच्छा खासा डाउन साइड दिखता है इसमें। ऑन द अपसाइड 354 के ऊपर का स्टॉप लॉस रखे। रिजल्ट के पहले वैसे ऐसे शेयरों में बड़ा डर लगता है। इसके रिजल्ट कब है? रिजल्ट की तो डेट पता नहीं, लेकिन रिजल्ट के पहले हमेशा ये स्टॉक है ना, ऑलवेज सस्पेक्ट है कि भाई जहाँ जिनमें आपको आंख बंद करके सोचता हूँ कमजोर रिजल्ट किस किस के आ सकते हैं, तो उनमें एक नाम इसका हमेशा सामने सही कह रहे हैं आप। तो गौरव, उज्जीवन पर भी राय दीजिए। आज ये भी देखिए शेयर कमजोर हो रहा है, 3% नीचे है। डेटा कैसा लग रहा है आपको? क्या व्यू बन रहा है उज्जीवन पर? देखिए, इसमें अच्छे खासे लॉन्ग पोर्शंस बने थे और मोमेंटम भी दिया था। यहाँ पे थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग है, तो मैं यहाँ पे बहुत अग्रेसिव इसमें शॉर्ट का नहीं कहूँगा। किसी के पास हते हुआ बुक कर लीजिए। 345 346 अगर से होल्ड कर लिया तो पॉसिबिलिटी है वो यही सीरीज के अंदर 360 365 के लेवल आपको देखने मिल जाएंगे 3 या 4 दिनों के अंदर। तो मैं इस पर काउंटर कॉल लूँगा, लेकिन थोड़े ऊपरी लेवल्स पे लूँगा, क्योंकि जो अनवाइंडिंग है वो हावी हो रही है 340 345 के लेवल के बीच में। तो एक बार ये लेवल पास ऑन हो जाता है तो मुझे लगता है कि अच्छी खासी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। आज इक्विटास, उज्जीवन सब प्रेशर में नजर आ रहे हैं। एक्चुअली वायदा कारोबार के बैन में भी है, और यहाँ पर पोजीशन कम होती है दिख रही है। 2.5% का जो नुकसान है, साथ में ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ दिख रहा है। वो ये बता रहा है कि अब लोग धीमे धीमे यहाँ पर अपनी पोजीशन हल्की कर रहे हैं। तो जिस आपसे छोटे बैंक ने कमजोर नंबर दिए ना, उसके चलते थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। कर्नाटका, इवन डीसीबी के स्लिपेजेस बढ़ना, तो शायद वो एक्शन हो सकता है, पॉसिबल है। ये सारे स्टॉक, एक और कौन सा मैं बोल रहा था आप कर्नाटका जीएमआर, हाँ जीएमआर भी एक और स्टॉक है जो वायदा कारोबार के बैन में आया है। यहाँ भी ओपन इंटरेस्ट घटा है 40 लाख शेयरों से, तो ये भी 1.25% ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। 40 लाख शेयर ऐसे नाम में सुनने में बड़े लगते हैं, लेकिन बहुत सारे, लेकिन है ही 18 रुपए का शेयर। और लोट साइज भी वागले साहब बड़ी होगी, आप तो हमेशा लोट साइज देख ही लेते हैं। हाँ बिल्कुल, कितना है? जीएमआर एक मिनट, जीएमआर का मैं बताता हूँ। इस पे जिन लोगों के पास पोजीशन है उनको क्या करना चाहिए? लेवल्स थोड़ा दोनों तरफ के बता दीजिए। बैन में ये भी आज इसका शुभारंभ हुआ। अनिल जी, बात ही ना करे तो बेटर है। 45,000 की लॉट साइज है। ओहो, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। 17 रुपए 60 पैसे का डाउन साइड अगर ब्रेक होता है तो वीक होगा, और ऑन द अप साइड मुझे नहीं लगता है 18.5-18.60 ब्रेक करेगा, तो बेटर अवॉइड ही करें। चलिए ऐसा रही इंट्रा बताइए। यहाँ पर भी देखिए तेजी हो रही है, कुछ ब्लॉक डील्स भी रिपोर्ट हुई हैं। मैं देख रहा था करीब 5-5.25 लाख शेयरों में बड़े सौदे हुए, और इस शेयर ने भी कंसिस्टेंटली बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। 3 डिजिट में आने के बाद सस्टेन भी हुआ। एफएनओ में आने के बावजूद यहाँ गिरावट नहीं देखने को मिली, ऊपर ही भागता जा रहा है। ये स्टॉक क्या अच्छा लगता है आपको? हल्का सा पॉजिटिव है, 119 के ऊपर निकल जाएगा, फिर 125-126 तक जा सकता है। और ये भी थोड़ा सा इलिक्विड है इन टर्म्स ऑफ एफएनओ ट्रेडिंग, बट पोजिशनल के तौर पे इसमें मुझे पैटर्न अच्छा लग रहा है।
ओके, पोजिशनल तो ये तो स्टॉक फंडामेंटली ठीक है, अच्छा हो जाएगा बढ़िया 150। शेयर है। अविनाश जी? नहीं, इनफैक्ट इनके नतीजे अनिल जी लास्ट क्वार्टर में बहुत ही अच्छे थे और अभी इनका पब्लिक इशू भी खुल रहा है। इनफैक्ट इन्होंने डिबेंचर्स 500 करोड़ के ये रेस कर रहे हैं, तो कैपिटल फंडिंग भी डेफिनेटली इनको थोड़ा बहुत बेनिफिट देगा। और मेरे ख्याल से अगर नतीजे होपफुली इस क्वार्टर में भी अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन सकता है। मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में काफ़ी अच्छा इनका ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड है। नंबर्स अच्छा है, आप सही कह रहे हैं, नंबर्स थोड़े बेहतर आने की उम्मीद है। तो श्रेय इंफ्रा, अच्छा एक बार स्टॉक 2020 फिर से दिखाइए, कौन से स्टॉक्स हैं जो आज दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं स्टॉक 2020 में? हेमंत की टीम में जीएमआर, अच्छा जीएमआर आज है आपकी टीम में, ओके। आर्चीज, नोसिल, टिन प्लेट, जय भारत तो कमाल कर रहा है, 3% मजबूत, 20 रुपये ऊपर है। और नीरज की टीम में भी देख लीजिए कौन से स्टॉक्स हैं जो दमदार एक्शन में दिख रहे हैं। IGL, शेयर शिपिंग, एल्केम लैब, नवीन फ्लोरिन। एक्चुअली नवीन की बजाय मफतलाल होता तो टीम की परफॉर्मेंस जबरदस्त हो जाती। हाँ, लेकिन तीनों ही ग्रुप के स्टॉक्स आप क्वालिटी को कुछ भी कहिए आप, लेकिन अच्छा प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों से दिखा रहे हैं। कुछ तो इसका मतलब ये है कि ग्रुप की शेयर होल्डिंग पैटर्न या फिर मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ तो ऐसे बदलाव हो रहे होंगे। बाकी ऐसे एक आध दिन भाव बढ़ जाए, रोज भाव बढ़ता है तो इसका मतलब 2020 के लिए ठीक है ये स्टॉक्स। हाँ, वैसे पोर्टफोलियो में रखने लायक, लेकिन अगर आप ये वैसे ही हाल है नोसिल मैंने अपनी टीम में लिया था। अच्छा, आप महीने 2 महीने 3 महीने का चार्ट देखिए नोसिल का, क्या अच्छा प्रदर्शन दिखाया है इस स्टॉक ने। हाँ, क्वालिटी वाइज जरूर इतने पसंद नहीं है, लेकिन शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा। तो वही है कि 2020 की टीम में घुसना आसान है, टेस्ट मैच की टीम में जगह बनाना बहुत मुश्किल काम है, क्यों, है ना? तो वो वाली बात है। तो 3 महीने में 23% की रैली, और 3 महीने से ये खबरें आ रही हैं कि ग्रुप की रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। अच्छा, नोसिल के अलावा बाकी स्टॉक्स भी देख लेते हैं एक बार। वहां पे भी ये 2-2.5-3 महीने में एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है इन सारे के सारे शेयरों में। इसमें अगर क्वालिटी वाइज पूछे तो फिर शायद टिन प्लेट ज्यादा बेटर क्वालिटी का स्टॉक है, टाटा ग्रुप की सब्सिडरी है, तो क्वालिटी वाले स्टॉक्स और थोड़ा कम क्वालिटी वाले स्टॉक्स भी आज टीम में है। परफेक्ट। तो 2020 का तो रोज का काम है, तो उसमें उसी हिसाब से लोगों को भी ध्यान रखना है कि वो बड़ी प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग 2020 वाले शेयर लेकर रख लेते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, फिर कई बार कहते हैं कि तो इनको सिर्फ और सिर्फ दिन की ट्रेडिंग के लिए आज से फोकस करें। एक और स्टॉक पर, बायोकॉन। वागले साहब, बोल्ट कॉन्ट्रा कॉल देने के लिए आप तैयार हैं कि इसे ट्रेंड के विपरीत शॉर्ट किया जाए? महंगा हो चुका है, बहुत बढ़ चुका है, 400 के ऊपर टिक नहीं रहा है, ऐसा कुछ व्यू बनता है आपका ऐसा कि 400-405 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट किया जाए? अनिल जी, आप प्रॉफिट बुकिंग की बात करें तो ठीक है, हाँ। बट मेरा इसका क्लियर 420-430 का टारगेट है। तो मैं रादर 370 में, जो कि यहाँ से भी 20 रुपए नीचे है, मैं बाय करना प्रेफर करूंगा। मैं इसको है ना 2 दिन से देख रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि शुक्रवार को भी देखा, खबर पहले आगे, खबर के पहले भागा 10-15%, फिर भागा 10%, और अब ये कहीं कहीं ऊपर थकता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि क्या, हाँ, शॉर्ट तो बनने के बजाय आप नीचे आपने लोअर लेवल पे लिया है। जब जिस दिन ब्रेकआउट आया, न्यूज आई 350 355, वो चांस था, तो आप एक बार बुक करें, हल्का हो जाए वो बात अलग है, बट शॉर्ट करने की सलाह तो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक बात है। तो चलिए शेयर पर लेकिन रखिए नजर, बहुत अच्छी तेजी यहाँ पर देखी जा चुकी है। पिछला हफ्ता दरअसल अगर कोई एक फार्मा स्टॉक से सबसे अच्छा रिटर्न दिया है तो बायोकॉन ने दिया है। एसआरआई इंफ्रा की तेजी और बढ़ती हुई, विप्रो 0.5% मजबूत, क्या जबरदस्त तेजी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ देखें तो HPCL, उज्जीवन, कर्नाटका, फोर्टिस, ये सब गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फोर्टिस में बड़ी अच्छा खासा प्रेशर है आज के दिन। ये बताइए, आपने कैसे रीड किया इन सब डेवलपमेंट्स को जो हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, और क्या करना चाहिए आपके लिहाज से जिनके पास फोर्टिस के शेयर पड़े हैं? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक फोर्टिस में इसलिए सेलिंग आ रहा है क्योंकि जो प्रमोटर कंपनी है, रेलिगेयर होल्डिंग कंपनी, यहाँ पे रिपोर्ट्स आई है कि ये डिफॉल्ट कैटेगरी में आई है। और जब तक मेरे ख्याल से ये सब मामला सुलझता नहीं है, मेरे ख्याल से यहाँ पे डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। हालांकि हम समझते हैं कि फोर्टिस का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी स्ट्रांग है। होपफुली आगे एक्सपेक्टेशंस है कि कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर इस कंपनी में आएगा, तो उसके बाद ही स्टॉक में एक अच्छी री-रेटिंग आएगी। बट मेरे ख्याल से बिजनेस में कोई खराबी नहीं, बट ये जो बाकी से फैक्टर्स है वो स्टॉक के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। तो ग्रुप की दिक्कतें भारी पड़ रही है इस पर, और जो केयर रेटिंग्स नहीं, मेरे ख्याल से आज इनका डाउनग्रेड करके डिफॉल्ट की रेटिंग दी। 30 जून को इन्हें 200 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट करना था इनकी ग्रुप कंपनी को, वो ये कर नहीं पाया, उसके चलते ये सारा मामला बिगड़ा है। तो उसका असर रेलिगेयर पर भी पड़ रहा है, उसका असर फोर्टिस पर भी पड़ रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि सारी ग्रुप की कंपनियों को लपेटे में ले लिया है, जब प्रमोटर्स डिफॉल्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट प्रीपेमेंट पर। एक स्टॉक जो मजबूती से ऊपर आ रहा है, माइंडट्री। जरा गौरव जी, आप इसके वायदा कारोबार के डेटा निकाल के रखें। उससे पहले प्रधानमंत्री जी बात करें तो सीधे पहले चलते हैं वहीं पर, फिर गौरव जी से पूछेंगे।
दल, सभी सरकारें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रहित के तराजू पर तोल करके निर्णय करती है तो कितना महत्वपूर्ण राष्ट्रहित का काम होता है वो जीएसटी में सफल और सिद्ध हो चुका है। ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर टुगेदर, ये जीएसटी स्पिरिट का दूसरा नाम है। ये सत्र भी उस जीएसटी स्पिरिट के साथ आगे बढ़े। इस सत्र अनेक रूप से महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त को आजादी के 7 दशक की यात्रा हम पूर्ण कर रहे हैं। 9 अगस्त को सत्र के दरमियान ही अगस्त क्रांति के 75 साल हो रहे हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट के 75 साल का ये अवसर है। यही सत्र है जब देश को नए राष्ट्रपति और नए उपराष्ट्रपति चुनने का अवसर मिला है। एक प्रकार से राष्ट्र जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ ये कालखंड है और इसलिए स्वाभाविक है कि देशवासियों का ध्यान हमेशा की तरह इस मॉनसून सत्र पर विशेष रहेगा। जब हम मॉनसून सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं तो उसके प्रारंभ में हम देश के उन किसानों को नमन करते हैं जो इस ऋतु में कठोर परिश्रम करके देशवासियों के खाद्य सुरक्षा का इंतजाम करते हैं और उन्हीं को नमन करते हुए ये सत्र का प्रारंभ होता है। इस मॉनसून सत्र में मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल, सभी माननीय सांसदगण राष्ट्रहित के महत्वपूर्ण फैसले लेकर के उत्तम स्तर की चर्चा करके हर विचार में वैल्यू एडिशन करने का प्रयास, हर व्यवस्था में वैल्यू एडिशन का प्रयास हम सब मिलकर के करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो संसद सत्र के आज से होने वाले शुभारंभ से पहले प्रधानमंत्री बात करते हुए आज से मानसून सत्र का शुभारंभ हो रहा है और राष्ट्रपति के चुनाव पर रहेगी इस वक्त नजर। लेकिन नजर रखिए बाजार पर फिर से लाइफ टाइम हाई पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं। बाजार अब 90 अंक ऊपर हो चुका है। सेंसेक्स निफ्टी पर 26 अंकों की मजबूती, तो रिकॉर्ड्स की तरफ बढ़ने की कोशिश। बैंक निफ्टी आ चुका है फिर से हरे निशान में और मिड कैप इंडेक्स भी अब हरे निशान में लौटता हुआ दिख रहा है। तो करेक्शन आता है वही मुश्किल से 15-20 पॉइंट के करेक्शन में ही लोगों ने खरीदना शुरू कर लिया। 9,900 के नीचे दिखना चाहिए था निफ्टी। फटाफट हम गौरव से पूछना चाहते थे, गौरव माइंडट्री पर आपकी राय, जहां पर मैं देख रहा था क्या दमदार ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट गेनर है माइंडट्री 13.5%, बिना किसी बड़ी खबर के, और 0.5% स्टॉक मजबूत है। 520 खरीदेंगे इस लेवल पर? जी खरीद सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ही एक अच्छे खासे लॉन्ग पोजीशंस बनते हैं। पिछली बार भी अगर आप फ्राइडे का ट्रेड भी देखेंगे तभी भी इसमें कुछ 8-9% का ओआई गेन हुआ था। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट लॉन्ग पोजीशंस बने निचले स्तरों पे, लेकिन बड़ी तेजी के लिए नहीं। लेकिन आप 535 तक के लेवल के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं। 513 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो खरीदारी कर सकते हैं। माइंडट्री में पोजीशंस बनना शुरू हो चुकी है। देखते हैं कि आगे किस तरह का प्रदर्शन स्टॉक दिखाता है। शुक्रिया आप सभी महानुभावों का, गौरव जी, अविनाश जी और वागले साहब, आप सबसे लेंगे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। और रिकॉर्ड स्तर पर है बाजार, लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करते हुए तमाम इंडेक्स। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन बने रहिए CNBC आवाज के साथ। प्रियंका संभव दिल्ली से जुड़ेंगी हमारे साथ, जो लेकर आएंगी कमोडिटी बाजार का एक्शन। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।